पुष्पीय पादप क्या होते हैं? पुष्पीय पादप जो होते हैं वो बेटा हायर प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है? आवृत बीजी पादप है। राइट, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। और ये जो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल लैंगिक जनन ही नहीं पढ़ेंगे बेटा, इस टॉपिक के अंदर हम लोग इन पादपों की भ्रौणिकी भी पढ़ेंगे। मतलब पूरा के पूरा जीवन चक्र, पूरा एम्ब्रियोलॉजी तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। और आवृत बीजी पादपों की यूं समझ लो एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग? वी आर स्टडिंग द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म, मतलब जो एंजियोस्पर्म से उनका जीवन चक्र पढ़ेंगे, पूरा भ्रूण निर्माण तक पूरी की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज दैट वी आर स्टडिंग एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? बहुत खास टॉपिक है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ना है सभी को। ऑलराइट, चलिए। सो आज का हमारा थीम है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। सबसे पहले भारतीय पादप भ्रौणिकी विज्ञान का जनक कौन है? भारतीय पादप भ्रौणिकी विज्ञान का जनक, तो उनका नाम क्या है? प्रोफेसर पी माहेश्वरी। प्रोफेसर पी माहेश्वरी इज द फादर ऑफ द इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। भारतीय पादप भ्रौणिकी विज्ञान के जनक। क्या कहा मैंने? भारतीय पादप भ्रौणिकी विज्ञान के जनक कौन है? प्रोफेसर पी माहेश्वरी। इन्होंने बहुत सारा काम किया है एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, एंजियोस्पर्म्स की एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर। नाउ ये जो भ्रौणिकी है, आप जो पढ़ने जा रहे हो भ्रौणिकी, कहा ना मैंने एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं अपने, तो ये एम्ब्रियोलॉजी है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो भ्रूण के विकास में सहायक हो। क्या पढ़ेंगे बेटा? भ्रौणिकी क्या है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? in which we study all those events, right? We study all those events which are important for the development of embryo. मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन सभी घटनाक्रमों को पढ़ेंगे जो कि भ्रूण के विकास में क्या हो, सहायक हो। वापस से बोल रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी which deals with study of all those events which are important for the development of the embryo. भ्रूण के विकास में जितनी भी जो भी कुछ घटनाएं होगी उन सब का अध्ययन यहां पर किया जाएगा। क्लियर? नाउ भ्रूण जो होता है वो बीज में पाए जाने वाली वह रचना है जिसे भविष्य में पादप का क्या होगा, निर्माण होगा। जो बेटा भ्रूण है वो क्या है? बीज में पाई जाने वाली रचना। आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बताया था, याद है? फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर में मैंने कहा था कि निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल होता है, बीजांड होता है बेटा, वो बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में। इज इट क्लियर? और बीजांड के अंदर आपको याद हो तो बीजांड के अंदर हम लोगों ने पढ़ाया था कि भ्रूण का निर्माण हुआ था। याद है ना? अरे युग्मनज जाइगोट भ्रूण में बदला था या नहीं बदला था बेटा? जाइगोट किस में बदला था? भ्रूण में बदला था। यस और नो? तो जब बीजांड बीज में बदला है, जब बीजांड किस में बदल गया? बीज में, तो नेचुरल है कि बीज के अंदर क्या स्थित है? भ्रूण स्थित है। तो हमेशा ध्यान रखना कि भ्रूण के अंदर क्या पाया जाता है? बीज। भ्रूण जो है वो किस में पाया जा रहा है? बीज में पाई जाने वाली रचना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये बीज है, मान लीजिए ये सीड है बेटा, ठीक है, ये क्या चीज है? सीड है। तो इस सीड के अंदर क्या है? इस सीड के अंदर भ्रूण है। इस सीड के अंदर क्या है? भ्रूण है। तो भ्रूण बीज में पाए जाने वाली वह रचना है जिससे भविष्य में क्या बनेगा? पादप का निर्माण होगा। यही तो भ्रूण बेटा आगे चलकर क्या बनाएगा? पादप बनाएगा। एक बात बताओ, जब आप बीज को जमीन के अंदर डालते हो तो एक नया नवोद्भिद यानी कि एक यंग सीडलिंग बाहर निकलता है, नहीं निकलता है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीज के अंदर क्या स्थित है? भ्रूण है। क्योंकि बीजांड के अंदर क्या था? भ्रूण था। बीजांड के अंदर भ्रूण था। तो बीजांड निषेचन के बाद में क्या कहलाया बेटा? बीज। तो बीज में क्या है? भ्रूण है ना? आप यूं समझ लो, मैं यूं कहूंगा कि एक भ्रूण जो होता है वो बीज में स्थित एक छोटा सा पादप है, एक मिनिएचर पादप है। जब आप बीज को जमीन के अंदर डालते हो तो भ्रूण ही नए पादप का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है। नाउ एक नोट लिख रखा है
कैप्सुला को प्रारूपिक आवृत बीजी माना गया है। प्रारूपिक आवृत बीजी का मतलब समझते हो? प्रारूपिक आवृत बीजी का मतलब होता है एक टिपिकल एंजियोस्पर्म माना गया है बेटा। इसको क्या माना गया है? टिपिकल एंजियोस्पर्म, है ना। प्रारूपिक आवृत बीजी माना गया है कैप्सुला को। अब कैप्सुला का ही क्यों जिक्र किया बेटा? आपको मैं बता दूं कि ये तो अभी आप एनसीईआरटी के अंदर पढ़ रहे हो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म। बहुत पहले, आज से 7-8 साल पहले, इस चैप्टर का नाम हुआ करता था कि कैप्सुला का जीवन चक्र। सीधा ये होता था, चैप्टर का नाम ही क्या होता था? कैप्सुला का जीवन चक्र। तो कैप्सुला बेटा एक प्रारूपिक आवृत बीजी पादप है। मतलब प्रारूपिक का मतलब होता है टिपिकल आवृत बीजी पादप है। जैसे कि वो होता है ना कि मान लीजिए कीट जो होते हैं वो लाखों की संख्या के अंदर कीट होते हैं, लगभग 7 लाख के करीब ज़्यादा कीट होते हैं। लेकिन सारे कीटों को तो आप नहीं पढ़ते हो ना, अपने कोर्स में क्या होता है? कॉकरोच। तो कॉकरोच जो था वो एक प्रारूपिक कीट था, तो उसको पढ़ लिया तो मान के चलते हैं कि कॉकरोच को पढ़ लिया तो लगभग इसी प्रकार के लक्षण जो होंगे वो दूसरे कीटों में भी होंगे। ठीक है, वैसे ही कैप्सुला को क्या माना जाता है? एक प्रारूपिक आवृत बीजी माना गया है। प्रारूपिक आवृत बीजी क्यों? क्योंकि इसमें अधिकांश महत्वपूर्ण आवृत बीजी लक्षण पाए जाते हैं। जितने भी आवृत बीजी लक्षण पाए जाते हैं वो इस कैप्सुला पादप में पाए जाते हैं। अब आपकी किताबों के अंदर इस कैप्सुला का जिक्र नहीं है। यहाँ पर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बेटा कि एटलीस्ट जब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हमको ये जो पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग पूरा की पूरा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि वो अध्ययन किस पादप पर किया गया। तो जितने भी आवृत बीजी पादपों के अंदर जितने भी लक्षण पाए जाते हैं वो सब लक्षण किस में पाए जाते हैं? इस प्रारूपिक में पाए जाते हैं, प्रारूपिक पादप में पाए जाते हैं, जिसका कि नाम क्या है? कैप्सुला। आर यू गेटिंग? इस पादप का पूरा नाम है बेटा कैप्सुला, कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस। इसका पूरा नाम क्या है? कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस। इसका नाम है कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस के नाम से इसको जानते हैं। इसको शेफर्ड्स पर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शेफर्ड्स पर्स। इसको शेफर्ड्स पर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, कैप्सुला ब्रूसा पेस्टोरिस। ठीक है, और इसमें सारे के सारे लक्षण आवृत बीजियों के पाए जाते हैं। वास्तव में बेटा ये जो कैप्सुला है ये खरपतवार है। बेसिकली ये क्या है? वीड है। और ये जो वीड है, वीड समझते हो ना, बेकार की चीज़, मतलब फालतू की चीज़ है। ठीक है, तो लेकिन हमारे लिए आवृत बीजी पादपों के अध्ययन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। यूँ तो खरपतवार है, खरपतवार जानते हो ना, अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, तो खरपतवार है जो हिमालय क्षेत्र में वृद्धि करता है, और वो भी पर्टिकुलर कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। मतलब जो विंटर सीजन होता है बेटा, विंटर सीजन के अंदर ये प्लांट ग्रो करता है। कहाँ पर? हिमालय क्षेत्रों के अंदर वृद्धि करता है। ठीक है, अच्छा ये जो कैप्सुला प्लांट है ना बेटा, ये एक टिपिकल स्पोरोफिटिक प्लांट है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। चलो, बात चल रही थी बेटा कैप्सुला की। तो कैप्सुला एक द्विगुणित पादप है बेटा। कैसा पादप है? द्विगुणित पादप है, 2N पादप है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि कोई भी पादप जो डिप्लॉइड होता है उसको अपने क्या मानते हैं बेटा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट समझते हो ना? बीजाणुद्भिद पादप। बीजाणुद्भिद पादप, इसको क्या मानते हैं? बीजाणुद्भिद पादप के नाम से इसको बीजाणुद्भिद कहते हैं। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। स्पोरोफाइट मतलब इट इज़ अ डिप्लॉइड प्लांट। ये कैसा प्लांट है बेटा? यू नो व्हाट इज कैप्सुला? कैप्सुला एक डिप्लॉइड प्लांट है। मीन्स इट इज़ हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और आपको बता दूं कि जो भी स्पोरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है बेटा? स्पोरोफाइट में क्या होता है? तो स्पोरोफाइट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? मूल, तना और पत्ती, यानी कि उसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ तीनों चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, तो जिसमें रूट, स्टेम और लीफ पाई जाए उसको क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद कहेंगे, जो कि अभी मैंने बताया आपको। तो कैप्सुला जो है वो एक डिप्लॉइड प्लांट है। मैं बार बार कैप्सुला की बात क्यों कर रहा हूँ बेटा? पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो अगले 10, 12, 15 दिन तक चलेगी, उस एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जो भी कुछ स्टडी की गई है वो मान के चलना कि कैप्सुला के ऊपर स्टडी की गई थी, और उस स्टडी को ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो, इन पादपों के जीवन चक्र में मतलब लाइफ साइकिल के अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। बेटा इन प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 11th क्लास में हम लोग बताते हैं कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। पीढ़ी एकांतरण किसके बीच में होता है बेटा? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस के अंदर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन
किसके बीच में होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है किसके बीच में? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशंस के बीच में, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन के बीच में, यानी कि अगुणित और द्विगुणित जनरेशंस के बीच में होता है। अब आपको बता दूं, हमेशा मैंने पहले भी बताया है बेटा कि गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कौन सी स्टेज होती है? जो गैमेट बनाती है वो कौन सी स्टेज होती है? हैप्लॉइड। और आपको मैंने पहले भी बताया, चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत बार बताया कि स्पोरोफाइट को हम क्या मानते हैं? ट्विन। तो गैमेटोफाइट तो जो गैमेट प्रोड्यूस करे, और स्पोरोफाइट यानी कि बीजाणुद्भिद जो कि क्या प्रोड्यूस करे? स्पोर प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो गैमेटोफाइट तो गैमेट प्रोड्यूस करती है, और स्पोरोफाइट जो है वो स्टेज जो होती है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ये देखो, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन जो होती है, मतलब इनका जो मुख्य पादप शरीर है, मेन प्लांट बॉडी जो है वो इनके अंदर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। क्या है बेटा? द्विगुणित बीजाणुद्भिद, ये वाला द्विगुणित बीजाणुद्भिद यानी कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। और ये जो द्विगुणित बीजाणुद्भिद है ये कैसा होता है? दीर्घजीवी, लॉन्ग लिव्ड। कैसा होता है बेटा? शॉर्ट लिव्ड नहीं होता है, ये लॉन्ग लिव्ड होता है। और कैसा होता है? स्वपोषी, मतलब ऑटोट्रॉपिक होता है, और ये ऑटोट्रॉपिक होता है। ठीक है, मूल स्तंभ व पर्ण में विभेदित होता है, मतलब इसके अंदर रूट भी होती है, स्टेम भी होती है और लीफ भी होती है। क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके अंदर जो मेन प्रथम पीढ़ी जो होती है उसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी जो होती है, राइट, फर्स्ट जनरेशन जो होती है, इनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है, जो कि लॉन्ग लिव्ड होता है, दीर्घजीवी होता है, जो कि स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होता है, और साथ के साथ उसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ सभी में क्या रहता है? ये विभेदित रहता है। लेकिन ये तो फर्स्ट पीढ़ी की बात हुई, फर्स्ट जनरेशन की बात हुई। लेकिन जो दूसरी जनरेशन की बात है, दूसरी जनरेशन जो है वो बेटा द्विगुणित की जगह पे कैसी होती है? अगुणित। वो कैसी होती है? एन होती है। यहाँ पर जो पहली जो स्टेज थी वो तो कैसी थी? 2n थी। लेकिन ये कैसी? n है। और आप जानते हो कि n स्टेज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? युग्मोद्भिद, यानी कि बेटा क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। तो गैमेटोफाइट द्वारा निरूपित होती है। जो अल्पजीवी होती है, अल्पजीवी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड, है ना। वहाँ क्या बताया था हमने? ये कैसी होती है? लॉन्ग लिव्ड। कहा था ना मैंने, लॉन्ग लिव्ड होती है, दीर्घजीवी होती है। ये शॉर्ट लिव्ड होती है और बहुत हासित होती है। हासित का मतलब है नॉट डेवलप्ड बेटा। ये कैसी स्टेज होती है? रिड्यूस्ड स्टेज होती है। क्लियर है? तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो कैप्सुला है वो एक स्पोरोफाइटिक प्लांट है, यानी कि एक डिप्लॉइड प्लांट है, और उसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ के अंदर विभक्त रहती है। लेकिन इन प्लांट्स के जीवन चक्र में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस के अंदर। इनके अंदर जो पहली जनरेशन होती है बेटा, फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो तो होती है स्पोरोफाइट, और सेकंड जनरेशन जो होती है वो क्या होती है बेटा? गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है, राइट, स्पोरोफाइटिक स्टेज जो होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, डिप्लॉइड होती है, लॉन्ग लिव्ड होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है, और रूट, स्टेम और लीफ के अंदर विभक्त रहती है। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वो कैसी होती है बेटा? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है, अगुणित युग्मोद्भिद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होती है, राइट। और ये शॉर्ट लिव्ड होती है, अल्पजीवी होती है, और बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है, और बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा? रिड्यूस्ड होती है। सो ये अल्पजीवी होती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्लांट के अंदर ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो डिप्लॉइड स्टेज है स्पोरोफाइट वो डोमिनेट होती है, और जो रिड्यूस्ड स्टेज है वो क्या होती है? वो गैमेटोफाइट होती है, और वो अल्प समय के लिए बनती है, क्योंकि गैमेट तो बनना तय है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनना होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेट है, और यहाँ पर गैमेटोफाइट जो होगा, गैमेटोफाइट वो स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, चलो अब चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? आवृत बीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। तो अब चूंकि अपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पूरा के पूरा जनन के बारे में भरपूर पढ़ा है हमने, रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो क्योंकि यहाँ पर आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो जनन की केवल एक लाइन बताना यहाँ पर जरूरी है कि जनन एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी जाति लंबे समय तक उत्तरजीविता प्रदर्शित नहीं कर सकते। यह आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा है बेटा। किसी भी जाति के सर्वाइवल के लिए
है ना, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीशीज, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ एनी स्पीशीज, राइट। क्या ज़रूरी होता है? जनन ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जनन होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन होगा और तभी तो वो जाति जो है वो आगे बढ़ेगी, उसका नंबर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जनन एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी जाति की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यदि जनन नहीं होगा तो कोई भी जाति लंबे समय तक उत्तरजीविता को प्रदर्शित नहीं कर सकती है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव जनन के द्वारा ही, कोई भी जीव जनन के द्वारा ही अपनी संख्या को बढ़ाता है। कोई भी स्पीशीज ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स ले लीजिए, प्लांट ले लीजिए, कोई भी एनीथिंग ले लीजिए, जनन के द्वारा ही जीव अपनी संख्या को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्लियर? नाउ लैंगिक जनन से नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये पॉइंट अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया बेटा कि लैंगिक जनन किसी में भी हो रहा हो, चाहे आप आवृतबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, राइट, या मानवों के अंदर पढ़ें या किसी भी जीव के अंदर पढ़ें, लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ये तो आप अब जानते हो, अब कोई बहुत ज़्यादा तो इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और इसी लैंगिक जनन के कारण ही जीवों की उत्तरजीविता का मतलब है जीवों का जो सर्वाइवल वैल्यू है वो क्या होती है? बढ़ती है। आपको मालूम होना चाहिए कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती है तो विभिन्नताओं के कारण जीवों के अंदर अनुकूलन विकसित होते हैं और साथ के साथ एडेप्टेशंस डेवलप होते हैं और साथ के साथ वेरिएशंस जो है वो इवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग? और इसी विकास यात्रा के दौरान ही जीवों की उत्तरजीविता जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि यहाँ पर मुझे किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? यहाँ पर मुझे बेटा फोकस करना पड़ेगा आवृतबीजी पादपों के ऊपर, क्योंकि अपने टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, राइट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आवृतबीजी पादपों में जो आप लैंगिक जनन पढ़ रहे हो वो किसके द्वारा हो रहा है? पुष्पों के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको पूरा के पूरा किसको पढ़ना पड़ेगा? फ्लावर को। ठीक है। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों द्वारा होता है, मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन हुआ? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन हुआ? एंजियोस्पर्म्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो कौन होता है? फ्लावर होता है। आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है। तो अब मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा बेटा? फ्लावर पढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा? फ्लावर। कि फ्लावर है क्या? तो पहले तो बेसिक्स पढ़ेंगे फ्लावर के और फिर एक फ्लावर का ग्लिम्स पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर, फ्लावर का एक एक भाग 11th क्लास के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ाते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आवृतबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन पढ़ा रहा हूँ और आवृतबीजी पादपों में जो लैंगिक जनन के लिए जो अंग है वो क्या है? फ्लावर है। अब यदि मैं बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर और किसी की 11th क्लास मॉर्फोलॉजी यदि हिली हुई है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि फ्लावर के पार्ट्स क्या है। तो मैंने शुरुआत के अंदर फ्लावर के भी पार्ट्स ले लिए, क्योंकि हमेशा हमने कहा है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर पूरा A to Z पढ़ेंगे। चाहे कोई एक एवरेज बच्चा हो तो भी उसको समझ में आएगा और 90% वाला बच्चा है तो वो बोर्ड के अंदर 99 लाएगा। आर यू गेटिंग? तो हम लोग वही चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। यहाँ पर देखिएगा, नाउ पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित निश्चित वृद्धि वाला प्ररोह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने बेटा? पुष्प क्या है? एक मॉडिफाइड और एक निश्चित वृद्धि वाला शूट है ये। आर यू गेटिंग? यदि कोई पूछे कि फ्लावर क्या है तो बेसिकली जो है वो एक वास्तव में मॉडिफाइड शूट ही तो है। ये क्या है? ये एक मॉडिफाइड शूट है बेटा। वास्तव में फ्लावर जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह है। आर यू गेटिंग? ये एक रूपांतरित प्ररोह। तो पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित निश्चित वृद्धि वाला प्ररोह है, यानी कि डिटर्मिनेट शूट है जिसमें अत्यंत सघन यानी कि कंडेंस पर्व पाए जाते हैं, राइट। जिसमें अत्यंत क्या पाए जाते हैं? सघन, मतलब पास पास में क्या पाए जाते हैं? पर्व पाए जाते हैं। वो पत्तियां रूपांतरित हो जाती है और विभिन्न पुष्पीय भागों का क्या करती है बेटा? निर्माण करती है। आप समझने की कोशिश करें, ये एक रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह एक डिटर्मिनेट क्या है? एक शूट है। ये एक मॉडिफाइड और निश्चित वृद्धि वाला प्ररोह है। मतलब समझते हो इसका मतलब क्या है? मतलब ये एक प्रकार का जो है वो तनाई है जिसके ऊपर, जैसे समझते हो ना आपकी पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। तो क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया? पर्व जो है
पर्व, इंटरनोड्स जो है वो बहुत पास पास आ गए, इंटरनोड्स पास पास आ गए। आर यू गेटिंग? तो इंटरनोड के पास आ जाने से नोड्स भी क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अरे बेटा ये जैसे तना होता है तो उसके ऊपर ये क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, राइट। नोड्स का मतलब क्या होता है, पर्व, ये सब नोड्स है। तो दो नोड्स के बीच में क्या होता है, इंटरनोड। दो नोड्स के बीच में क्या होता है, ये तो पर्व संधि हो गई बेटा। ये जो चीज है, ये जो चीज आप देख रहे हो, ये तो हो गई तुम्हारी पर्व संधि। आर यू गेटिंग? ये तो हो गए पर्व संधि, ये तो हो गई पर्व संधि, और ये जो है वो क्या हो गए, पर्व हो गए। तो सोचो जरा कि यदि ये पर्व जो है, ये पर्व यदि कंडेंस्ड हो जाए, आर यू गेटिंग, तो ये क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। ये दोनों नोड्स क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो नोड्स पास में आ जाएंगे तो नोड्स से किसकी उत्पत्ति होती है, पत्तियों की। तो पत्तियों का जो जुर्मुट है वो यहां पर बिल्कुल पास में आ जाएगा, पत्तियों का जुर्मुट पास में आ जाएगा, और जो पत्तियां हैं बेसिकली वही रूपांतरित होकर और पुष्पीय भागों का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। मतलब फ्लावर के अंदर जो बेटा बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्टिकेसर, यानी कि ये सेपल और क्या है, पेटल, और क्या है, स्टेमिन, और क्या है बेटा, कार्पल। ये जो फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पल है ना, वास्तव में ये रूपांतरित पत्तियां ही है। आर यू गेटिंग? ये रूपांतरित पत्तियां ही है। क्लियर है? तो क्या है, पुष्प क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है, या मैं कह सकता हूं एक डिटर्मिनेट मतलब एक निश्चित वृद्धि वाला एक प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है, जिसमें पर्व जो है वो बिल्कुल पास पास पाए जा रहे हैं और पत्तियां क्या हो गई है, पुष्पीय भागों में बदल गई है, यानी कि पुष्पीय भागों का निर्माण कर रही है, जैसे कि सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल। आप सब जानते हो कि एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल यानी कि बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्टिकेसर सभी पाए जाते हैं। ठीक है। नाउ अब पुष्प के भागों की यदि पुष्प के भागों की बात करें तो आप सब जानते हैं कि पुष्प जिस व्रंत पर लगा होता है उसे पुष्प व्रंत कहते हैं। इतना तो सब लोग जानते हो। आर यू गेटिंग? पुष्प जिस व्रंत के ऊपर लगा रहता है उसको हम क्या कह देते हैं, पेडिसल कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं, पेडिसल। अभी नेक्स्ट शीट के अंदर, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं पूरा पुष्प व्रंत वगैरह बताऊंगा। मतलब पुष्प का जो व्रंत है उसको क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत। तो पुष्प जिस व्रंत पर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत कहते हैं। जानते हो ना? जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये है ना, तो ये क्या हुआ, ये जैसे ये वाला जो है ये पुष्प का क्या हो गया, व्रंत हो गया। ठीक है। तो जिस व्रंत पर पुष्प लगा रहता है उसे पुष्प व्रंत कहते हैं। और याद रखना, पुष्प व्रंत का शीर्ष भाग चौड़ा होकर पुष्पासन बनाता है। तो यही जो है ये तो पेडिसल है बेटा। ये देखो, ये पूरा पेडिसल है, और पेडिसल का ही जो अपर पार्ट है वो चौड़ा होकर और क्या बना देता है, पुष्पासन बना देता है। तो ये जो चीज आपको दिख रही है बेटा, ये क्या चीज है, थैलेमस है। आर यू गेटिंग? और जितने भी जो फ्लोरल पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्टिकेसर, वो सब किसके ऊपर पाए जाते हैं, थैलेमस पर ही पाए जाते हैं। तो एक प्रारूपिक पुष्प में 4 प्रमुख भाग पाए जाते हैं। एक टिपिकल, वही चीज, एक टिपिकल मतलब एक टिपिकल जो फ्लावर होगा, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, उसमें 4 प्रमुख भाग पाए जाएंगे, यानी कि सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल। और जानते हो बेटा वो सब कहाँ पर पाए जाएंगे, वो पुष्पासन के ऊपर ही पाए जाएंगे। वो सब किसके ऊपर पाए जाएंगे, पुष्पासन के ऊपर, यानी कि थैलेमस के ऊपर पाए जाएंगे। आर यू गेटिंग? सो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, और वो है कि एक प्रारूपिक पुष्प में 4 प्रमुख भाग है। तो कौन कौन से भाग है वो देखो आप। तो पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर 11th क्लास में पढ़ाते हैं हम लोग। पुष्प के अंदर कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। एक तो होता है बाह्यदल पुंज, एक होता है दल पुंज, एक होता है पुमंग, और एक होता है बेटा जायंग। ठीक है। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, याद रखोगे। याद है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर वो साइन सिंबल्स भी पढ़ते थे, KCAG। आर यू गेटिंग? कैलेक्स को K से डिनोट करते हैं, कोरोला को C से डिनोट करते हैं, एंड्रोशियम को A से डिनोट करते हैं, गाइनोशियम को G से डिनोट करते हैं। बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। क्या कहा मैंने बेटा, बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, जिसको जैसे सुविधा हो वैसे पढ़ लेना। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र है, अभी डायग्राम में भी बताएंगे,
ऐसे पुष्प के 4 चक्र, 1 2 3 और 4, बाहर से अंदर की तरफ। तो सबसे बाहरी जो चक्र है उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। और नेचुरली कि बाह्य दल पुंज जो होते हैं उसकी इकाई क्या है, बाह्य दल पुंज की इकाई क्या है, बाह्य दल है। बाह्य दल पुंज की इकाई क्या है बेटा, बाह्य दल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेपल कहते हैं। और याद रखना सेपल्स जो होते हैं, किसी भी फ्लावर को आपने देखा हो तो सबसे बाहरी चक्र होता है और वो ग्रीन कलर की होती है। आर यू गेटिंग? हमेशा बाह्य दल जो होती है, सेपल जो होती है, वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं दलपुंज, यानी कि जिसको कि अपने कोरुला कहते हैं। बाह्य दल पुंज के भीतर, ये जो बाह्य दल पुंज मतलब सबसे बाहर का चक्र था, उसके भीतर की ओर यदि देखें, यदि हम कैलेक्स के अंदर की ओर देखें तो कौन स्थित होगा, कोरुला। और उसकी जो यूनिट होगी बेटा, उसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी कॉल्ड एज पेटल, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, दल कहते हैं। और याद रखना ये जो दल होते हैं बेटा, हमेशा हमेशा और हमेशा याद रखना, दल कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है सेपल और पेटल के अंदर। सेपल्स हमेशा ग्रीन होते हैं और पेटल्स ज्यादातर राइट कैसी होती है, कलरफुल होती है। लेकिन एक चीज आप और देख रहे होंगे बेटा, एक चीज और देख रहे होंगे, और वो आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने लिखा रखा है कि ये सहायक चक्र है। ये कैसे है, सहायक चक्र है। चाहे तो आप इसको देखें या आप इस कोरुला को देखें, कैलेक्स और कोरुला दोनों ही सहायक चक्र है। सहायक चक्र क्यों कहा है बेटा, इनको एसेसरी वर्ल्ड्स क्यों कहते हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज एसेसरी वर्ल्ड्स, क्योंकि ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, उनको एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो कि आवश्यक चक्र होते हैं, जो कि नेसेसरी वर्ल्ड्स होते हैं, जो कि नेसेसरी वर्ल्ड्स होते हैं। याद रखना बेटा, इन नेसेसरी वर्ल्ड्स को ये क्या करते हैं जानते हो, सुरक्षा देते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है कि ये जो कैलेक्स और कोरुला है ना बेटा, ये हम इस चैप्टर के अंदर इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। मेरा तो केवल मतलब ये है कि मैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ा रहा हूं। लेकिन यदि किसी को पुष्प के भाग ही नहीं मालूम होंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो याद रखना, कैलेक्स और कोरुला जो है वो एसेसरी वर्ल्ड्स हैं और एंड्रोशियम और गाइनोशियम नेसेसरी वर्ल्ड्स हैं। एसेसरी वर्ल्ड्स नेसेसरी वर्ल्ड्स को क्या देते हैं, सुरक्षा देते हैं। चलो, तो कैलेक्स और कोरुला जो है वो सहायक चक्र है, तो इनको मैं इस चैप्टर के अंदर काम में लेने वाला नहीं हूं। अब आ जाते हैं एंड्रोशियम। ये बहुत बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुष्प का नर जननिक भाग है। नर जननिक भाग का मतलब होता है इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये क्या है बेटा, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। और इसकी यूनिट तो सभी लोग जानते होंगे, पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं। और नेचुरली कि जब नर जननिक भाग है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही, तो ये आवश्यक चक्र है। आवश्यक चक्र को हम बोलते हैं नेसेसरी वर्ल्ड। क्या कहते हैं बेटा, नेसेसरी वर्ल्ड, क्योंकि जनन के अंदर ये भाग लेगा। गाइनोशियम जो होता है वो पुष्प का मादा जननिक भाग है। गाइनोशियम क्या है बेटा, पुष्प का मादा जननिक भाग है। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। वापस से बोल रहा हूं, गाइनोशियम क्या है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर एंड इट्स यूनिट इज कार्पल। और इसकी यूनिट क्या है बेटा, कार्पल है। इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कार्पल होती है। याद रखोगे, इसकी यूनिट क्या है, कार्पल है। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, एक तो क्या है बेटा, पुंकेसर है, और एक क्या है, डेट इज अंडप है। जो पुंकेसर है वो तो नर जननिक भाग है, और जो कार्पल है वो क्या है बेटा, मादा जननिक भाग है। इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और याद रखना है, स्टेमन और कार्पल, स्टेमन और कार्पल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज आवश्यक चक्र बोलते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डिटेल के अंदर बता दूं, राइट। जैसे कि आप लोग देख रहे हो ना, ये स्टेमन कैसा होता है, आपके लिए एक ग्लिम्स बता दूं। ये स्टेमन है, पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, ये स्टेमन है बेटा। यानी कि ये तो क्या हो गया, पुंकेसर, ये पुंकेसर है। और वो कैसा होता है, डेट इज, ये तो हो गया अपना स्टेमन, और स्टेमन यानी कि पुंकेसर। और अंडप कैसा होता है, ऐसा। ये क्या है, डेट इज कार्पल। आप कार्पल भी कह सकते हो, आप पिस्टिल भी कह सकते हो बेटा। यानी कि इसको बोलते हैं बेटा अंडप। आर यू गेटिंग, ये अंडप है। और उसका ये वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्तिकाग्र, राइट। ये जो है इसको बोलते हैं स्टाइल, यानी कि वर्तिका। ये सब काम आएंगे बेटा बहुत। और ये जो है वो क्या चीज़ है, ओवरी। ओवरी बोले तो अंडाशय। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्पल। और कार्पल क्या है,
ये क्या है बेटा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जननिक अंग है। और ये जो स्टेमिन है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये मेल रिप्रोडक्टिव, ये क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आर यू गेटिंग? तो बताओ जल्दी से, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? जनन में पार्टिसिपेट करेंगे ना बेटा। तो इसलिए ये बहुत बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो हम इन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, कैलिक्स और कोरोला को नहीं पढ़ेंगे। चलो अब आ जाओ। अभी कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर थैलेमस क्या है? तो देखो बेटा, अब ध्यान से, अब एक एक चीज को ध्यान से देखना है। ये जो आपके सामने है, ये तो है पुष्पवृंत। ये जो आपके सामने बना रखा है, ये क्या है? पुष्पवृंत है। पुष्पवृंत समझते हो? पुष्पवृंत क्या है? इट इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। पुष्प का वृंत क्या है? ये इट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का वृंत है बेटा। पुष्प का वृंत है, समझते हो? पुष्प की डंडी। आर यू गेटिंग? गुलाब का फूल दिया है किसी को ऐसे, तो वो जो नीचे की जो डंडी है ना बेटा, वो क्या है? पुष्पवृंत है। और गुलाब की पंखुड़ियों को सबको गिरा दो तो एक घुंडी नुमा भाग दिखता है, गोल भाग दिखता है, वो क्या चीज है? थैलेमस। तो ये थैलेमस है बेटा। ये पुष्पासन है, ये पुष्पासन है। आर यू गेटिंग? अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, क्लियर कर लेना। तो पुष्पवृंत का जो चौड़ा भाग है बेटा, पुष्पवृंत का जो चौड़ा भाग है, ये वाला, ये जो पुष्पवृंत का चौड़ा भाग है, दिस वन, ये क्या है? थैलेमस है। ये थैलेमस है। तो और ये क्या है? पूरा ये वृंत है, ये पुष्प का वृंत है। आर यू गेटिंग? अब ये जो पुष्पासन है ना, पुष्प के चारों चक्र इसी के ऊपर पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? मैंने कहा पुष्प के चारों चक्र, पुष्प के चारों चक्र इसी पुष्पासन पर पाए जाते हैं। इसी पुष्पासन पर पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग? पुष्प के जो चारों के चारों चक्र है बेटा, वो किसके ऊपर पाए जा रहे हैं? इसी पुष्पासन के ऊपर पाए जा रहे हैं। क्लियर है? तो मैं समझता हूं पेडिसल क्लियर और थैलेमस भी क्लियर। अब आ जाते हैं द नेक्स्ट वन कि और कौन कौन से भाग है। तो यहां पर देखिएगा कि नेक्स्ट आ जाते हैं और वो है चारों चक्र की बात करते हैं। तो ये तो क्या है बेटा? सेपल। ये देखो, ये तो है सेपल। सेपल मतलब कि बाह्यदल। ये हो गया पेटल। सबसे बाहर कौन है? सबसे बाहर का चक्र देखो सेपल है, राइट। दूसरा जो होता है वो कौन सा है? पेटल है, राइट। तीसरा जो है ये वाला जो आपको दिख रहा है, तीसरा ये वाला, ये क्या चीज़ है? स्टेमिन है। और चौथा जो आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है? पिस्टल है। वो क्या है? पिस्टल है। अब हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है सबसे बाहरी वाला, ये जो बेटा दिख रहा है, बताओ ये क्या है? ये वाला भाग क्या है? कम ऑन, ये सेपल है ना। तो बताओ सेपल को मैंने कैसा बनाया है बेटा? ग्रीन कलर का बनाया है। ये हमेशा कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। आर यू गेटिंग? चलो दूसरा आ जाते हैं। ये कैसे होते हैं? पेटल कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। हमेशा याद रखो, पेटल कैसा होता है बेटा? कलरफुल होता है। पेटल हमेशा ही क्या होगा? कलरफुल होगा। ये देखो, अरे पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती है वही तो पेटल होती है बेटा। तो ये तो हमेशा क्या होगी? कलरफुल होगी। तो ये जो पेटल होगा ये कैसा होगा? कलरफुल होगा। लाल रंग सबसे बढ़िया, तो मैंने लाल रंग ले लिया। आर यू गेटिंग? अब जो स्टेमिन होता है, स्टेमिन वो कैसा होता है? स्टेमिन अभी जस्ट बताया था, ये स्टेमिन है। तो ये यहाँ पर बनाया हुआ है, अलग से मैंने बाहर निकाल के बता दिया है। तो स्टेमिन का जो ऊपरी भाग होता है बेटा, ये वाला, बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये क्या होता है? एंथर। सभी लोग इतना तो सब जानते होंगे। परागकोश, इस परागकोश के अंदर क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। और नीचे का जो तंतु भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पूतंतु। पूतंतु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं बेटा। आर यू गेटिंग? तो तीसरा वर्ड क्या हो गया? स्टेमिन। और अभी चौथा वर्ड मैंने बताया ही था। चौथा वर्ड जो है वो कौन सा है बेटा? पिस्टिल यानी कि कार्पल। इसका जो ऊपरी भाग दिख रहा है, ये वाला ऊपरी भाग जो दिख रहा है, ये वाला भाग, राइट, ये तो क्या हो गया? स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र।
आर यू गेटिंग? दूसरा जो आप लोगों को भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला, ये पूरा जो ये वाला जो भाग दिख रहा है, नलिकाकार भाग आपको जो दिख रहा है, ये वाला, ये क्या चीज़ है बेटा? स्टाइल। और बीच में यहाँ पर जो सबसे आखिरी भाग है वो क्या चीज़ है? ओव्यूल है। आर यू गेटिंग? और ओवरी के अंदर, ये तो पूरी ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? ओव्यूल, जिसको कि हम क्या कहते हैं? बीजांड। ये पूरे चैप्टर के अंदर बहुत बार काम आएगा, फिर आगे चलकर ये नहीं होना चाहिए कि सर बीजांड कहाँ पर है ना? तो याद रखना, ओवरी के अंदर अंडाशय, ये ओवरी है, ये ओवरी है बेटा, ये वाली, ये पूरी ओवरी है। और इस ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। तो मैं समझता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट है। बेटा ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि 11th क्लास को कैजुअल ले लेते हैं कई बच्चे, और उनको ये फिर पार्ट्स भी नहीं मालूम होते हैं, तो फिर पार्ट्स नहीं मालूम होंगे तो मुझे फिर आगे चैप्टर कैसे बढ़ाऊंगा? तो क्लियर है, चारों भाग दिख रहे हैं, सेपल, पेटल, स्टेमिन, कार्पल। कैसे याद रखोगे? सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पल। ये पहले फ्लावर क्लियर है, फ्लावर क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ, ये बेटा शब्दावली बहुत पढ़नी ज़रूरी है, ये वाली टर्मिनोलॉजीज। इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी वगैरह के अंदर शुरुआत के अंदर कोई ये चीज़ बताई नहीं जाती है, इसलिए बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक है, याद रखना, अपने इस चैप्टर के अंदर जो अंडप है बेटा, अंडप, उसको गुरु बीजाणु पर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण का मतलब समझते हो बेटा? गुरु बीजाणु पर्ण का मतलब होता है मेगा स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोफिल, राइट? मेगा स्पोरोफिल। समझ में आ रहा है? अंडप किसको कहते हैं? ये अंडप था, ये भी क्या था? ये अंडप था। आर यू गेटिंग? अंडप बोले तो क्या चीज बेटा? अंडप बोले तो कार्पल। तो हम कार्पल को बायोलॉजी के अंदर, यहां पर इस चैप्टर के अंदर क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोफिल। क्या कहेंगे इसको? मेगा स्पोरोफिल। अब आ जाते हैं स्टेमिन। ये स्टेमिन कैसा था? अभी जस्ट पढ़ा था आपने, ये स्टेमिन है। स्टेमिन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर, राइट? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल, इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। फिर आ जाते हैं बेटा बीजांड। बीजांड समझते हो? ओवरी के अंदर क्या था? ये ओवरी थी ना, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है? ये क्या है? बीजांड है। बीजांड को अपने क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं। ये ओव्यूल, तो ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट? ये मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम, इसको क्या कहेंगे बेटा? मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी। परागकोश, परागकोश क्या है? ये ना परागकोश। परागकोश बोले तो क्या बेटा? एंथर। तो एंथर को क्या बोलेंगे? एंथर को क्या बोलेंगे? लघु बीजाणुधानी। माइक्रो स्पोरेंजियम, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। भ्रूणकोश, भ्रूणकोश को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोसेक। ये बीजांड होता है ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश होता है, दैट इज नोन एज द एम्ब्रियोसेक। ये एम्ब्रियोसेक होता है। तो भ्रूणकोश, एम्ब्रियोसेक, इसको क्या बोलेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल गैमिटोफाइट। इसको बोलेंगे फीमेल गैमिटोफाइट। आर यू गेटिंग? फिर आ जाते हैं, और क्या है? तो परागकण, परागकण, पोलन ग्रेन, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। हालांकि मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि थोड़ा सा फर्क होता है माइक्रोस्पोर और परागकण में। वैसे परागकण को ही माइक्रोस्पोर भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। अंडा यानी कि एग, इसको क्या मानते हैं? फीमेल गैमिट। इसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमिट। परागकण, जिसमें पराग नलिका निकल जाए, मतलब जर्मिनेट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? नर युग्मोद्भिद। क्या बोलेंगे बेटा? नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद को क्या बोलते हैं? मेल गैमिटोफाइट। नर युग्मोद्भिद क्या है? मेल गैमिटोफाइट है। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो अभी मैंने बताई है यहां से यहां तक, ये आपको आनी चाहिए। और जनन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान प्रतियों का क्या करता है? निर्माण करता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर देने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अब आवृत बीजी पादपों में जनन पढ़ूंगा कल से,
ठीक है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संततियों का क्या करता है, निर्माण करता है, अपने समान संततियों का निर्माण करता है। आर यू गेटिंग? तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान प्रतियों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? और एक नोट डाल दिया है कि पुष्प पादप का लैंगिक प्रदर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पुष्प पादप का एक लैंगिक प्रदर्शन है जो पादप की जननिक सफलता यानी कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाता है। एक बात बताओ बेटा, आज की क्लास को फिर यहीं विराम देंगे। एक शोरूम में जाते हो ना आप, किसी मॉल के अंदर बड़ी दुकान को, तो उसके अंदर पुतले खड़े होते हैं, पुतले पुतलियां खड़े होते हैं, डमियां खड़ी होती है। वो जो दुकानदार है वो उन पुतलों को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना के रखता है, और जितना ज्यादा अच्छे कपड़े पहनाता है उतना ही ग्राहक जो है वो उस दुकान के अंदर आते हैं, और दुकान के अंदर आएंगे तो उस दुकानदार की दुकानदारी बढ़ेगी, ग्राहकी बढ़ेगी। तो वैसे क्या है कि पुष्प पादप का लैंगिक प्रदर्शन है, वास्तव में एक सेक्सुअल डिस्प्ले है। पुष्प अपने आप को इवोल्यूशन के दौरान जितना कलरफुल बना सकता है उतना कलरफुल बना लेता है। क्यों? क्योंकि जितना कलरफुल बनाएगा उतना ही कीट इसकी और क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जितना कीट आकर्षित होंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन, परागन होगा, परागन की क्रिया होगी तो आगे चलकर उसके अंदर निषेचन होगा, तो उसके अंदर जननिक सफलता जो है वो ज्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर? तो बेटा आज हम लोगों ने इस जगह तक, शब्दावली तक किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।